एक बार पहले भी बन्ना गुप्ता जी की हार को सुनिश्चित करने के लिए काफी कुछ किया था। एक ऐसे प्रत्याशी को दूसरे विधानसभा से उठाकर ले आया जो 8,000 वोट प्राप्त करने के बाद उनकी तो मंशा थी कि 16,000 वोट ले आए ताकि आपका बेटा, आपका नेता चुनाव हार जाए। लेकिन यह आपका बुद्धि विवेक है कि केवल 8,000 वोट उनको आया, और 8,000 वोट आने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, 8 बार भी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आजाद बस्ती का रुख किया क्या उन्होंने? उसके पार्टी के लोग पिछले 5 वर्षों में किसी समस्या का समाधान करने के लिए आपके क्षेत्र में आए क्या? किसी से आकर के पूछा क्या? नहीं पूछा। फिर से 5 वर्षों के बाद एक मौका मिला है कि चलो कम से कम मंच शेयर करेंगे। अच्छा साहब बोलते हैं तो इसी बहाने जनता के सामने बता तो दे कि आजाद बस्ती में ऐसे ऐसे वक्ता हैं, ऐसे ऐसे स्पीकर हैं कि केवल हम इमामत ही नहीं कर रहे, बहुत बड़े वक्ता हैं। आने वाले दिनों में उनको दिल्ली के तख्त पर प्रवक्ता के रूप में बुलाया जाएगा। ये सब भी मानसिकता हो सकती है। चलिए, अगर ऐसी मानसिकता है तो मैं दुआएं करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेक नियति में बरकत अता फरमाए और उनको उस मकाम तक पहुंचाए जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। चेहरे का रंग उड़ा रहता था हमारे सामने। अभी मैंने बबलू भाई को देखा, वो इस बात के गवाह हैं। जाकिर भाई, अरमान भाई, आप लोग गवाह है ना। 12 बजे 1 बजे रात को हजरात हमारे पास में आते थे। आया, मुझसे कहा कि शहनवाज भाई ऐसा ऐसा मामला है, और स्थानीय कुछ नेता जो केस को ट्रू करवा दिए और ये कहते हैं कि देखेंगे इन लोग को जेल जाने से कौन बचाता है। हमने उनके सामने स्पीकर ऑन करके थाना प्रभारी को कॉल किया और उनसे कहा कि हुजूर, जिन पर एफआईआर आपने किया है ना, वो कोई दंगाई नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई आपराधिक छवि के व्यक्ति नहीं है। हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे मस्जिदों के इमाम हैं, हमारे नायबे रसूल हैं। यदि उन पर आंच आई और उनकी गिरफ्तारी हुई तो पूरा शहर सड़कों पर आ जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि शाहनवाज भाई, लोग नहीं जानते आलम भाई, इसलिए ये कहना पड़ रहा है। मैं पहले नहीं कह रहा था, लेकिन कल जिस तरीके से वो मंच पे उछल रहे थे तो उनको याद दिलाना जरूरी है कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि शाहनवाज भाई जाइए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मस्जिदों में जीप नहीं जाएगी। मैंने उनसे कहा कि सर, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इमामत नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इंस्पेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि आप जाइए, उनको बोलिए कि नमाज पढ़ाएं, जैसे ही हमने फोन काटा उन्होंने मुझसे कहा कि शहनवाज भाई आज जाकर के सांसें थमी हैं, अब हम लोग इमामत के लिए जाएंगे। और फिर इमामत का सिलसिला शुरू हुआ। 2023 से लगातार मैं संपर्क करता रहा, लगातार वो मुझको फोन करते रहे कि शाहनवाज भाई क्या हुआ, हमारे मामले का क्या हुआ। और अल्लाह गवाह है, जब बन्ना गुप्ता के घर इरशाद भाई उलमाओं को मैं जब लेकर के गया ना, तो वहां कुछ लोग अपने बेटे के साथ तस्वीर खिंचाने के इच्छुक दिखाई दिए, कुछ उलमा हमारे। तो मुझे भी लगा कि जब आए हैं, मौका है, तो चलो भाई, नेता बाद में है, पहले सेवक हैं और हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो हर किसी को ये इच्छा होती है कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी अगर आए तो उसके बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचाए। तो हमने उनसे कहा कि बन्ना भाई, सारे लोग, सारे उलमा एक साथ खड़े हैं, थोड़ा आप आगे आ जाइए, कुछ 2-4 तस्वीरें आपके ले लो। बन्ना भाई आए, जो उनका अपना अंदाज है, खड़े हो गए, तस्वीरें खिंचाई। उसके बाद हमने उनसे कहा, उन्हीं से, स्पीकर साहब से, कल जो स्पीकर थे ना वहां, उनसे हमने कहा कि आप भी सिंगल तस्वीर बोले। हाँ शहनवाज भाई, मेरा भी एक सिंगल। तो बन्ना भाई को हमने क्या कहा जानते हैं? मैंने पहले ही कहा कि एक शब्द भी अगर मैं झूठ बोलूंगा ना, तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे कल का सूरज नसीब नहीं करेगा। मैंने बन्ना भाई को कहा कि बन्ना भाई, 2019 के चुनाव में AIMIM के बैनर तले ये हजरत आपको हराने का पूरा दम खम ताकत झोंक दिए थे। उनका परिचय मैंने ऐसे ही करवाया, लेकिन आज इन्होंने वादा किया है कि अब किसी के मंच को शेयर नहीं करेंगे।
बन्ना भाई बोले अरे हजरत आइए आइए, छोड़िए ना शाहनवाज भाई, ये सब क्या बातें कर रहे हैं। उसके बाद फोटो हुआ, फोटो हमने उनको भेजा, सारा कुछ मेरे पास में है, बहुत खुशी हुई, थैंक्स शाहनवाज भाई। उसके बाद उन्होंने मुझे अभी हाल में जब उस केस से उनको राहत मिली तो उन्होंने मुझे फोन करके ये कहा कि शाहनवाज भाई मंत्री जी को कह दीजिएगा कि मैं किसी मंच पर नहीं चढ़ूंगा, मैं किसी का मंच शेयर नहीं करूंगा। ये उनके शब्द हैं। किनके शब्द हैं? किसी प्रवक्ता के, किसी स्पीकर के नहीं, एक इमाम के शब्द हैं, एक नायब रसूल के शब्द हैं कि मैं किसी के मंच पर 2024 के चुनाव में नहीं चढ़ूंगा। कल पॉलिटिकल मंच पर वो चढ़े, अपनी बातों को रखा, अपने विचारों को रखा, भाषण भी दिया। क्या नदीम भाई? अब मैं आपसे पूछता हूं, जानते हैं कल जब कुछ हमारे साथी, हमारे एक बाबू हैं, बाबू खान साहब, हमें एक वीडियो भेजा हन्ने भाई, तो वीडियो देखने के बाद खुदा की कसम 4-5 मुफ्ती साहब लोग को हमने फोन लगाया, जमशेदपुर के भी मुफ्ती को, झारखंड के भी मुफ्ती को और झारखंड से बाहर के भी मुफ्ती को फोन लगाया और उनसे सिर्फ यह सवाल किया, एक ही सवाल था कि हजरत अगर कोई मस्जिद का इमाम अपनी जुबान से झूठ कहे तो क्या उनके पीछे नमाज होगी? मुफ्ती साहब से जो मेरी बात हुई ना, वो रिकॉर्डिंग भी हन्ने भाई हमारे पास है, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। मुफ्ती साहब ने कहा कि शाहनवाज भाई अगर कोई इमाम झूठ बोले तो उनके पीछे जो नमाज आप अदा कर रहे हैं आप पर वाजिब हो जाएगा नमाज को दोहराना, आप पर वाजिब हो जाएगा नमाज को दोहराना। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने तो अभी 20 दिन पहले कहा था ना कि मैं किसी मंच पर नहीं जाऊंगा, बोल दीजिएगा मंत्री जी को। हमने तो बोल दिया, 1 साल तक मंत्री जी का मैं पीछा लगा रहा कि भैया इमामों का मामला है, भैया इमामों का मामला है। मंत्री जी ने अपना काम किया, लेकिन आप तो अपनी बात से मुकर गए, झूठ बोले ना। तो अब ये तो आपका फैसला है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए और अपने आका के विचारों को पूरे झारखंड में फैलाने के लिए और अपनी एक पहचान बनाने के लिए कि बहुत बड़े वक्ता हैं आप, आपको जो करना था कर दिया। लेकिन मैं फिर इस मंच के माध्यम से उनको आगाह करना चाहता हूं कि हजरत आप इस बात को याद रखिए कि आप इमाम हैं और कई सारे मुक्तदी आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो आपको कोई भी शब्द कहने से पहले, सुनने से पहले एक बार जरूर विचार कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए कि नहीं? मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं शाहनवाज भाई क्या है कि विचारधारा की बात है। हमने बहुत अच्छी बात है, मैं ये कहा कह रहा हूं कि आप अपने प्रत्याशी के लिए वोट मत मांगिए, मैं ये कहा कह रहा हूं कि आप मंच शेयर मत कीजिए, मैं ये कहा कह रहा हूं कि आप MIN के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कुछ मत कहिए, कहिए ना। लेकिन मैं तो सिर्फ छोटे भाई की हैसियत से, चूंकि आप मुझे बड़ा भाई कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई आप इमाम हैं, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने वाला इमाम नहीं हो सकता। गलत बोल रहा हूं क्या? तो अब साहब बोलने लगे कि अब मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, ताज्जुब की बात है कि जब उन पर मुकदमा हुआ तो आज जिन साहब के लिए वो वोट मांग रहे हैं ना, और NRC और CA में जिनको नीचे से पुश कर रहे थे कौम का रहनुमा बनाकर, उस वक्त उन्होंने कहा था कि शाहनवाज भाई क्या बोले, हम लोग गलत आदमी को लेके चल रहे थे। देखिए, आप के नेता बन्ना गुप्ता के लिए हम लोग कुछ नहीं किया, लेकिन आपने इतनी मेहनत की, बन्ना गुप्ता से हम लोग को मिलवाया, हम लोगों को मामला को आसान कराया, लेकिन इन लोगों की तरफ से हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली। और वो साहब जो गोलमुरी से आकर के प्रत्याशी बने हुए थे ना, उन्होंने भी कभी उस प्रवक्ता के लिए पहल नहीं की कि वो हमारे प्रवक्ता के साथ साथ हमारे इमाम भी हैं। यदि जेल जाएंगे
तो सबकी बदनामी है। अगर कोई बचाया तो उस शख्सियत का नाम, उस फरिश्ते का नाम बन्ना गुप्ता है, जिसको आप कहते हैं कि कदमा से आएगा, यहां का झोला जो भर भर के लोग वोट दे देंगे, विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा और हम लोग बोरा बिछाते रहेंगे। अभी एक अभी और पार्टी आई हुई है जिनके लगभग 100% लोग 2019 में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारधाराओं को लेकर आपके जमशेदपुर पश्चिम में अपना कैंडिडेट उतारा और उनकी विचारधाराओं को घर घर तक पहुंचाने का हत्तल अमकान कोशिश की ना। 5 वर्षों में ऐसा क्या हुआ? असद साहब तो है, विचारधारा भी वही है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी वही है, फिर आपको ऐसा क्या हुआ कि आप उनको छोड़कर ब्लू गमछा गले में लपेट लिए? क्या हुआ भाई विचारधारा का? 5 साल में विचारधारा बदल गया। हम लोग तो जो बन्ना गुप्ता के शैदाई है ना, यहाँ पे जो बन्ना गुप्ता के चाहने वाले जो कांग्रेसी है ना, 15-15 साल 20-20 साल तक उसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। लेकिन आपको क्या हुआ? आप तो बड़ा शिक्षित हैं कि 5 साल में झंडा, कपड़ा, लिबास सबका रंग बदल गया। क्यों? क्योंकि आपको किसी के विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि हमें जमशेदपुर के लोग हमें पहचाने, हमें जाने कि मैं इस क्षेत्र का नेता हूं, हमें जाने कि हम इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो यहां के लोग जब हमें व्यक्तिगत रूप से पहचानेंगे तो अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे विधानसभा में भेजेंगे, और मैं जब यहां आऊंगा तो गाड़ी आगे एस्कॉर्ट करते हुए पुलिया रोड आएगी, कदमा नहीं जाएगी। ये मानसिकता है, ये मानसिकता है। लेकिन अफसोस कि जब आए हैं तो ऐसा छाप मिला है और ऐसा छाप लेकर आए हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले पार्टी चौक पे जब उतरे ना गाड़ी से, तो हमारे मीडिया बंधुओं ने उनसे इंटरव्यू लिया, हमारे छोटे भाई भी यहाँ करे हैं, इन लोगों ने भी इंटरव्यू लिया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, सबके पास मोबाइल है, गूगल में आजाद रिपोर्टर, डेली नेशन, समाचार आपके द्वार, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया चैनल हैं जो बहुत बेहतर ढंग से अपना काम कर रहे हैं। हमारे भाई साहब भी काफी मेहनत करते हैं। तो आप इनको जब सर्च करेंगे तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए 3 साल क्षेत्र में मेहनत करने की जरूरत है। ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। भैया जब खुद ही कह रहे हो कि चुनाव लड़ने के लिए 3 साल मेहनत करना पड़ता है क्षेत्र में, तो जो प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए आए हो, उनसे क्यों नहीं पूछा टिकट देने से पहले कि कितने दिनों से तुम मेहनत कर रहे हो? उनसे भी तो पूछ लेते। और नारा क्या? नारा भी ऐसा कि लगता है कि बस उनके नारा ही से अब यहां के लोग बन्ना गुप्ता को भूल जाएंगे, यहां के विकास को भूल जाएंगे। जो डेवलपमेंट का काम यहां 2009 से 2014 तक और 2019 से 2024 तक हुआ है, सब भूल जाएंगे और उनके नारे में आकर सारे लोग जाएंगे और उनका बटन को खोज करके केतली को दबा देंगे। भैया 2014 में एक केतली वाले को देश के उच्चतम कुर्सी पर देश की जनता ने बिठाने का काम किया था, ना। आज 2014 के बाद से लेकर अब तक स्थिति क्या है कि केतली का नाम आते ही रूह कांप जाता है। कांप जाता है कि नहीं साहब? देश के उच्चतम कुर्सी पर बैठ गए, प्रधानमंत्री बन गए और कहते क्या है कि मैं तो एक चाय वाला का बेटा हूं, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था। भैया एक केतली से तो पूरा देश परेशान है, जो देश को बेच रहा है धर्म और जाति के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर नफरत की आग पूरे देश में जला रखी है। और अब दूसरा केतली आपके जमशेदपुर पश्चिम। हाथ उठा के बताइए, क्या एक भी वोट जो लोग यहां खड़े हैं केतली को देंगे क्या? पतंग को देंगे क्या? एक बार हाथ उठा के बताइए और जुबान खोलिए, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? सारे लोग बोलिए, सारे लोग बोलिए। जिनको अपने बच्चों का भविष्य की चिंता है, आप लोग बताइए आपका चुनाव चिन्ह क्या है? आपका चुनाव का नंबर क्या है? 1 नंबर। 1 नंबर। तो
जब 13 नवंबर को घर से निकलेंगे ना तो कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके भी ऐसे टटोल के ऊपर का बटन दबा दीजिएगा तो वो बटन आपके बेटा का बटन होगा। वो झारखंड की दशा और दिशा लिखेगा। बबलू नौशाद जी मंच पर आ जाए। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? ऐसे लोगों से सावधान रहना है। नारा दे रहे हैं सारी पार्टी देख ली। आप लोग बोलिए सारी पार्टी देख ली, अब की बार केत ली। उनके साथ एक हमारा भाई चल रहा है लंबा चौड़ा कद का। अभी 15 दिन पहले एक मामला हुआ, उनके प्रत्याशी के घर के बगल का मामला था। एक बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट होता है, हाथ टूट जाती है, इलाज का मामला होता है, तो साहब उनको एमजीएम लेके जाते हैं। चूंकि जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो साहब के दोस्त हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बूढ़ा आदमी है, इनका अब हाथ जुटेगा कि नहीं जुटेगा, है ना? तो इनको बेहतर इलाज के लिए कहीं ले जाना चाहिए था। आप एमजीएम ले गए। संजय वहां पे था, ये हंसने लगा कि भैया आप भी लोगों को घेरते हैं। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? बोला शाहनवाज भाई एमजीएम से बेहतर इलाज कहां होता है? एमजीएम से बेहतर इलाज कहां होता है? हम तो एमजीएम उनको लेके गए और एमजीएम में हम सेटिंग करा दिए। हमारे घर में अगर शाहनवाज भाई कोई बीमार पड़ेगा ना तो कसम से हम तो एमजीएम जाएंगे। ये वो कह रहे हैं जो साहब के साथ घूम रहे हैं। हमने कहा कि चलिए अल्लाह का करम है, कम से कम आप मान तो रहे हैं कि एमजीएम में इलाज बेहतर हो रहा है ना? लेकिन बार बार ये कहते हैं कि एमजीएम की दशा देखो, एमजीएम की दशा देखो। तो ये दोहरा चरित्र यहां की जनता जानती है कि आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है और जुबान पे क्या है, जनता बेहतर समझती है। और मेरी आवाज उनके कार्यालय तक जा रही होगी। मैं काफी दूर तक परवेज भाई ने बनवा रखी है ना। अगर मैं झूठ कह रहा हूं कि साहब ने ऐसा नहीं कहा, मेरी आवाज अगर वहां तक जा रही है तो मैं उनको इस मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो यहां आए और मैं माइक उनको दूंगा और वो कहें कि शाहनवाज भाई झूठ कह रहे हैं। मैं अगर इसी मंच पर साबित नहीं कर दिया कि मैं जो कह रहा था उनके बारे में उसमें कितनी सच्चाई है, तो कल से मैं बन्ना गुप्ता के लिए नहीं, उन्हीं के प्रत्याशी के लिए वोट मांगूंगा। चैलेंज करता हूं क्या करके यहां पर बोले भैया पर्दे के पीछे दबी जुबान में ये कह रहे हो कि विकास हुआ है, एमजीएम का में अच्छा इलाज हो रहा है, लेकिन जब माइक पर आते हो, कैमरा ऑन होता है, तो जाके देखिए एमजीएम के हालात देखिए। 100 बेड का अस्पताल का क्या हुआ? 100 बेड का अस्पताल बनाने का वादा नहीं किया था बन्ना गुप्ता ने, जो बार बार सोशल मीडिया पर लोग पूछते हैं ना। मैं इस मंच के माध्यम से सवाल करता हूं और चैलेंज करता हूं कि बन्ना गुप्ता का वो वीडियो क्लिप मुझे दिखाए कि जिसमें बन्ना गुप्ता ने ये कहा था कि चुनाव जीतने के बाद 2019 में अगर मैंने चुनाव जीता, जमशेदपुर पश्चिम का मैं विधायक बना, तो मैं मुर्दा मैदान में 100 बेड का अस्पताल बनाऊंगा। बन्ना गुप्ता ने यह कहा था कि यदि भगवान ने मुझे अतिरिक्त शक्ति दी और आप लोगों का सहयोग मिला, मैं विधायक बना, तो मेरा यह सपना है कि मुर्दा मैदान को जिंदा मैदान बनाऊंगा और यहां 100 बेड का अस्पताल बनाऊंगा। यह उनका सपना था, वादा नहीं था। बहुत ईमानदारी से सवाल कर रहा हूं। अगर किसी के पास वीडियो है जिसमें बन्ना गुप्ता ने वादा शब्द का इस्तेमाल किया है तो सुनाए, डाले सोशल मीडिया पे। लेकिन बन्ना गुप्ता को अपना सपना और अपना संकल्प भी याद रहता है। मुर्दा मैदान में कभी किसी ने देखा था क्या महीना 2 महीना तक जेसीबी चलते हुए? साफ सफाई हुई, मैदान को बराबर करने का प्रयास किया जा रहा था और यह कोशिश की जा रही थी कि वहां 100 बेड का अस्पताल बन जाए। लेकिन कुछ यहां के स्थानीय नेताओं ने एक लेटर टाइप करवाया और लेटर टाइप करवा के डीसी के यहां और मुख्यमंत्री के यहां भेजने का काम किया। पॉलिटिकल मंच है, बहुत कुछ कहना पड़ता है नहीं चाहते हुए भी, लेकिन क्या करें, नहीं कहेंगे तो जो जानकारियां आप लोगों को नहीं है वो जानकारी कैसे होगी, है ना? चिट्ठी में क्या लिखा है? चिट्ठी में लिखा है, मुख्यमंत्री महोदय, हमारे बुजुर्गों के कब्र पर जेसीबी चलाकर बन्ना गुप्ता के द्वारा कब्रों की बेहुरमती की जा रही है।
कई उस्ताद यहाँ बैठे हैं, शिक्षित लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे बुजुर्गों के कब्र पर जेसीबी चलाकर बेहुरमती की जा रही है। ये हिंदी शब्द है, उर्दू शब्द है, इंग्लिश शब्द है? क्या है? उर्दू है। ये जुबान किसी आदिवासी भाई की है या मुस्लिम की? मुस्लिम की ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्राफ्टिंग किसी मुस्लिम भाई ने किया है और मुखौटा हमारे आदिवासी भाई का जाके मुख्यमंत्री को देने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने बन्ना जी से कहा कि बन्ना भाई यार ऐसा कोई काम मत करो, देखो सारे हमारे समाज के लोग यहाँ आ गए, ये देखो चिट्ठी देखो। जब उस चिट्ठी को हमने देखा तो हमने बन्ना जी से कहा कि भैया ये चिट्ठी तो किसी आदिवासी भाई का या किसी अधिवक्ता का ड्राफ्टिंग नहीं है, ये तो किसी मुस्लिम भाई ने लिखा है इसको। अगर कोई आदिवासी भाई उस चिट्ठी को लिखता तो वो ये लिखता कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे पूर्वजों के समाधि पर बन्ना गुप्ता जेसीबी चलाकर उन्हें अपमानित करने का कार्य कर रहा है, यही लिखता ना। टीचर भी हमारे सामने मंदर साहब कर यही लिखता ना। आप अंदाजा लगाइए कि उस 100 बेड का अस्पताल का विरोध किसने किया, किसने उस मैदान पे चारों कोने पर यह बोर्ड लगवाने पे मजबूर किया आदिवासी भाइयों को कि यह शमशान की जमीन है? किसने मजबूर किया? कभी मुर्दा मैदान में किसी ने बोर्ड देखा था क्या? कभी देखा था? नहीं। किसने मजबूर किया? अब आइए, क्या आप 100 बेड का अस्पताल मांग रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बन्ना गुप्ता एक विशाल हृदय का मालिक है। अगर बन्ना गुप्ता से कुछ मांगना है ना तो बड़ा मांगो, बड़ा बड़ा देने पर विश्वास करता है बन्ना गुप्ता। आपने मांगो में 100 बेड का अस्पताल मांगा था, आपको मांगो में 751 बेड का अस्पताल दिमना चौक में बन्ना गुप्ता जी ने देने का काम किया। आप बोलते हो कि क्या विकास किया है? स्कूल कब बनेंगे? सरकारी स्कूल कब बने? कबरिया स्कूल बगल में है, पब्लिक स्कूल बगल में है, जाकर के उसकी दशा और दिशा को देखिए। यहां कई ऐसे लोग हैं जिनको अगर मैं पूछूंगा ना कि आप अपने बच्चे का एडमिशन वहां कराएंगे, मैं भी वहीं का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन वो जमाना और था। और आज की जो हालात है, वहां के टीचर्स अच्छे हैं और बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, क्षमता है उनके अंदर, लेकिन बड़ी जर्जर स्थिति है, कहीं से कोई सहयोग नहीं मिलता, जिसके चलते वो लोग भी मजबूर हैं। कोई यहां का नेता जो आज बन्ना गुप्ता से यह सवाल पूछ रहा है, कभी पिछले 5 वर्षों में पब्लिक वेलफेयर जो स्कूल है वहां या कबीरिया उर्दू मिडिल स्कूल जाकर के या कबीर मेमोरियल हाई स्कूल में कभी जाकर वहां के जो मैनेजमेंट है उनसे मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का कभी प्रयास किया क्या? मुंह से बोलना तो बड़ा आसान है, मुंह से बोलना बड़ा आसान है, कभी कुछ करके तो दिखाओ, तब तो जाने कि वाकई इनके दिल में कौन का दर्द है। एक बात मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का, पीठ में इतना बड़ा ट्यूमर, 24 घंटा बच्चा दर्द से करा रहा था, 24 घंटा। आप समझ सकते हैं 6 महीने के बच्चे को यदि ट्यूमर हो जाए, और इतना बड़ा ट्यूमर, तो क्या वह सो पाएगा? और वो भी पीठ में, कि जब उसको नींद आ रही है, पीठ में उसका जब भी टच होता, बेड गद्दा तकिया जो भी, तो बच्चा करा के उठ जाता। और उस बच्चे के लिए 6 महीने से उसके मां, उसके पिता जाग जाग कर आंसू बहा रहे और दुआएं कर रहे कि अल्लाह कोई फरिश्ता को भेज जो मेरे इस नन्हे से बच्चे का इलाज कराए, इसके दर्द को हम लोग नहीं देख सकते। जानते हैं 12 बजे रात को किसी ने मेरे घर उनको भेजा, 12 बजे रात को आए, रोते हुए बोले कि शानवाज भाई मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन उसकी दर्द को हम लोग नहीं देख पा रहे। मैंने बन्ना भाई को फोन किया, आलम भाई, बन्ना भाई को उसका फोटोग्राफ्स भेजा, बन्ना भाई ने उनको रांची बुलवाया, रिम्स में इलाज कराया। 3 महीने के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होकर जब घर लौटा ना, तो अपने घर नहीं गया, वो मेरे शॉप में आया यूनिफॉर्म गैलरी में, और आकर के बोला कि शानवाज भाई मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चे को गोद में लेकर रिम्स से सीधे आपके पास आया हूं, इसलिए आया हूं कि आज हमारी घर में, हमारे खानदान में खुशी की एक लहर दौड़ गई है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, और हम आपका और आपके नेता बन्ना भैया का शुक्रिया अदा करने आए हैं। 7 लाख रुपए
उसका खर्च डॉक्टरों ने बताया था अस्पतालों में, लेकिन 7 रुपया नहीं लगा और बन्ना गुप्ता ने उसके बच्चे का इलाज करा के उसको घर भेजा। मैंने उनसे कहा आलम भाई कि आप एक फोन लगा दे रहा हूं, पन्ना भाई को सीधे तौर पे शुक्रिया अदा कर दो। बेचारा सीधा साधा व्यक्ति घबराने लगा, बोला भैया फोन मत लगाइए ना, हम चाहते हैं ना कि मेरा वीडियो बना के पोस्ट कर। मैंने वीडियो बनाया, उसकी इंटरव्यू ली और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। ये काम किसने कराया, बन्ना गुप्ता ने या किसी और ने? आपने ताकत दी है बन्ना गुप्ता को, आपने शक्ति दी है। हिंद पीढ़ी में एक घटना घटती है, एक हमारे मुस्लिम नौजवान हिंद पीढ़ी के बीच सड़क पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है और पुलिस की गोलियों से उसकी मौत हो जाती है। सभी को पता है, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, है ना, काफी चर्चित मामला था। उस पर एक व्यक्ति, एक युवा नदीम, जिसको गोली लगी थी गले में। किसी को यहां, हमको लगता है कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जब किसी सभा को मैं संबोधित करते ये बात बोला हो था तभी लोगों को पता चला। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कोहिनूर टावर का ये इलाका, ऐतिहासिक चौक, मैं चाहता हूं कि यहां के लोग भी जाने कि बन्ना गुप्ता ने क्या किया है। नदीम जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। रांची के लोगों ने समीर भाई को, आप लोग जानते हैं, जिनका सेफ्टी का दुकान जामा मस्जिद में है, समीर भाई से संपर्क साधा और समीर भाई ने उनसे कहा कि चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने छोटे भाई के पास, शहनवाज के पास। समीर भाई आए और आके बोले कि शहनवाज भाई, नदीम का जो मामला आपको पता है ना, गले में गोली लग गई है, उसका आवाज बंद हो गया है, जिंदगी मौत से जूझ रहा है, थोड़ा आप मदद कीजिए। हमने, समीर भाई आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे पास में आए हैं, निश्चित रूप से हम अपना 100% आपको देंगे, लेकिन उनको मदद पहुंचाने के लिए मुझे बन्ना भाई को संपर्क करना होगा। और हमने बन्ना भाई को संपर्क किया, आलम भाई, और बन्ना भाई को बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, वहां जो मामला हुआ ना, वो नदीम नाम का लड़का बेचारा जिंदगी मौत से जूझ रहा है। समीर भाई यहाँ आए होंगे तो अगर मेरी नजर पड़ेगी तो मैं मंच पे बुला के तारीफ करवा दूंगा कि मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। 13 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस का भाड़ा देकर बन्ना गुप्ता ने उनको नोएडा भिजवाया इलाज के लिए और लगभग 10 लाख रुपए उसके इलाज में खर्च हुए। लगातार मैं उनकी बड़ी बहन के साथ संपर्क में था कि बाजी अभी आप कहां पहुंची हैं, तो कहती है कि अभी हम घर से निकले हैं, अभी एयरपोर्ट पहुंचे हैं, अभी उड़ान भरे हैं, अभी नोएडा उतर रहे हैं, अभी अस्पताल जा। लगातार मैं संपर्क में था। 5 से 7 दिन के बाद उनकी बहन का फोन आता है कि शहनवाज भाई, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नदीम को हम डिस्चार्ज करेंगे। हमने कहा बाजी क्या नदीम ठीक हो गया? तो बोली कि नहीं, डॉक्टर्स का कहना है कि झारखंड सरकार ने जो पैसा आवंटित किया था वो खत्म हो गया, अभी हम क्या करें? मतलब बाजी थोड़ा सा वक्त दीजिए। फोन काटा, तुरंत बन्ना गुप्ता जी को हमने फोन लगाया और इसकी जानकारी दी। बन्ना भाई बोले शहनवाज भाई 1 से 1.5 घंटा का समय दीजिए। 1 से 1.5 घंटा के अंतराल में झारखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से बन्ना भाई ने बात की और आगे के इलाज के लिए फिर से पैसा नोएडा के अस्पताल में भेजने का काम किया। आप कहते हैं कि बन्ना गुप्ता ने क्या किया? अरे साहब, बन्ना गुप्ता ने क्या किया? बन्ना गुप्ता ने क्या किया कह रहे हो ना? आज जो साहब बन्ना गुप्ता का वोट काटने के लिए घूम रहे हैं ना, कोरोना काल में 7 दिनों तक कोविड सेंटर में थे, वो 7 दिनों तक। सुनिए, मैं नहीं कहना चाहता ये सब बात, लेकिन जब आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, कटाक्ष करेंगे, तो शहनवाज अहमद को भी अल्लाह तबारक व तआला ने वो दम कम और वो अल्फाज दिया है कि मैं आप जैसे लोगों को जमीन दोस्त करने के लिए ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करूंगा कि आपकी औकात आपको मैं बता दूंगा। आप जब कोरोना काल में कोविड सेंटर में आपका इलाज चल रहा था, आप हेमंत सोरेन जी के सरकार में, हेमंत सोरेन जी के पार्टी के नेता थे, उसके सदस्य थे, लेकिन 7 दिनों तक आपने अपने लिए आईसीयू का बेड मुहैया नहीं करा पाया। माज आसिफ भाई का साहबजादा माज ने उसके छोटे भाई को कहा कि सुनो, एक समय था तुम लोगों ने शहनवाज को जेल भिजवाने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन अल्लाह है, वहां इंसाफ होता है और इंसाफ हुआ भी। न मैं चार्जशीटेड हूं और न मैं जेल गया और हमारा केस भी एफआरटी हुआ। लेकिन तुम लोग शहनवाज भाई के पास जाओ,
मदद मांगो, वो मदद करने वाले हैं। उनका छोटा भाई मुझे फोन किया और बोला कि शहनवाज भाई सलाम वालेकुम। हमने कहा वालेकुम सलाम। हाँ बोलो बाबू। शहनवाज भाई मालूम है भैया बहुत सीरियस। हमने नहीं बेटा हमको तो नहीं पता। बोला हाँ भैया बहुत सीरियस है, बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, 7-8 दिन से हम लोगों से बात भी नहीं हो पाई है और आईसीयू का बेड नहीं मिल रहा, थोड़ा मंत्री जी को बोल करके बेड दिलवा दीजिए। खुदा की कसम हमने हन्ने भाई मेरे साथ जो किया था आप लोग सब जानते हैं। उसके बावजूद चूंकि एक शेर कहना चाहूंगा कि ना हमें कोई पहचान चाहिए, ना हमें कोई पहचान चाहिए, ना हमें कोई राह आसान चाहिए। हम इंसान थे, इंसान है, इंसान रहेंगे। हमें अपना नेता बन्ना गुप्ता के जैसा इंसान चाहिए। तो हम लोग इंसानियत की खिदमत करने वाले हैं, मानवता की खिदमत करने वाले हैं, मानवता का सेवा करने वाले हैं। नेतागिरी करके अपना मुखौटा चमकाने वालों में मैं विश्वास नहीं रखता। मैंने मानवता की सेवा की। मैं पिछला सब कुछ भूलकर बन्ना जी को फोन लगाया और बोला बन्ना भाई ऐसी ऐसी बात है। नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनको भैया अगर ये अपना डंका है तो बंद करवा दीजिए। थोड़ा गंभीर बात है, लोग गंभीरता से सुन रहे हैं, तो नाम नहीं ले रहा मैं। मंच है, मैं नाम लेकर के अपनी जुबान को भी खराब करना नहीं चाहता। तो मैंने बन्ना जी से कहा कि बन्ना जी हमारे चाचा बहुत क्रिटिकल पोजीशन में हैं, उनको आईसीयू बेड नहीं मिल रहा। बन्ना जी ने कहा कि शहनवाज भाई आपको अपना मामला याद है? हम बोला हाँ भैया याद है। बोला मेरा भाई उसकी पैरवी कर रहा है। खुदा ही कसम अन्ने भाई यही शब्द थे। बोला मेरा भाई पैरवी कर रहा है कि आईसीयू दिला दो। हम बोला बन्ना भाई मैंने तो अपना फैसला अपने परवरदिगार के यहाँ छोड़ दिया था और फैसला आया। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। पता नहीं किस द्वेष में आकर के इस तरह का आरोप और इस तरह का काम उन लोगों ने किया था, कोई बात नहीं। लेकिन आज के समय में उसके परिवार को मेरी जरूरत आन पड़ी है और मुझे आपकी जरूरत आन पड़ी है। आप मेरे चाचा को मदद कर दो, मेरे चाचा को मदद कर दो। बन्ना भाई ने कहा कि जब आप कह रहे हो तो भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे डिटेल। फौरन हमारे छोटे चाचा ने मुझे डिटेल भेजा और हम बन्ना जी को फॉरवर्ड किए। 1 घंटे के अंदर हमारे चाचा आईसीयू शिफ्ट हो गए। 1 घंटे के अंदर। फिर छोटे चाचा का मेरे मोबाइल पे फोन आया कि शहनवाज भाई भैया को आईसीयू मिल गया और एडमिन ने कहा है, टीएमएच के जो एडमिन है उन्होंने कहा है कि मंत्री जी का आदेश हुआ है कि हर 2 घंटे में मेरे चाचा के हालत में कितना सुधार हो रहा है उसकी जानकारी मुझे दी जाए। मुझे मतलब मंत्री जी को दी जाए। जिस व्यक्ति के इलाज के लिए मंत्री स्वयं लग जाएं, उसके इलाज में कोई कमी हो सकती है क्या? तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टरों ने किस तरीके से उनके इलाज में अपना पूरा एफर्ट लगाया। हन्ने भाई के घर में कोई चाची या कोई खाला का शायद इंतकाल हुआ था, फूफी का, हन्ने भाई की फूफी का इंतकाल हुआ था। हम लोग उनके घर पर अयादत के लिए बैठे हुए थे, काफी लोग थे। वहां पर हमारे छोटे चाचा कहते हैं कि शहनवाज भाई 10-12 दिन हो गया भैया की आवाज नहीं सुने। डॉक्टर से पूछते हैं तो कुछ बताता नहीं है, बात नहीं कराता, आवाज नहीं सुने। भैया कैसे है? नहीं है कोई खबर, घर वालों को नहीं है। घर के लोग परेशान हैं, उनकी बीवी परेशान है, मां परेशान है, बहन परेशान है, बच्चे परेशान हैं। वहीं बैठे बैठे हमने टीएमएच के डॉक्टर को फोन किया और कहा कि डॉक्टर साहब क्या आप हमारे चाचा के पास में हैं? बोला नहीं शहनवाज भाई मैं थोड़ी दूरी में हूं। हमने थोड़ा जाके मेरे चाचा से बात कराइए प्लीज। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं जाता हूं। वो गए और जाने के बाद मेरे चाचा को फोन दिया, बोला कि शहनवाज भाई का फोन है। वो सारा रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है। यदि इनकार करोगे ना तो मैं अभी इसी मंच से उस रिकॉर्डिंग को सुना सकता हूं कि क्या बात हुई थी। जुबान में लर्जिश थी और चाचा कह रहे थे कि बेटा तेरा एहसान नहीं भूलेंगे। मंत्री जी से कहना उनका एहसान नहीं भूलेंगे, लेकिन दुआ करना, बहुत हालत खराब है। हम बोले चाचा जिंदगी मौत का मालिक परवरदिगार है, आप फिक्र मत कीजिए। जुमा के दिन हम मस्जिदों में ऐलान भी कराएंगे, इज्तिमाई दुआ भी करवाएंगे, लेकिन पहले आप छोटे भाई से बात कीजिए। और हमने उनको फोन दिया और कम से कम 10 से 12 दिन के बाद हमारे छोटे चाचा ने हमारे बड़े चाचा की आवाज सुनी। संतोष भैया ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर देखिए। ये